अगर कोई शख्स सड़क पर चल रहा हो और अचानक देखे कि आधी से ज्यादा दुकानों और घरों के दरवाजों पर ताले ही नहीं लगे। तो वो फौरन पुलिस को फोन करेगा? बिल्कुल, हाँ। वही ना, ये सुनने में एक अजीब सी कहानी लगती है, लेकिन डिजिटल दुनिया में बिल्कुल यही हो रहा है आजकल। और वाकई सच में यही हो रहा है। मैकफी की एक रीसेंट रिपोर्ट देखकर सच में दिमाग घूम जाता है। यानी उस रिपोर्ट के फिगर्स बताते हैं कि 50% से जायद लोग अपनी इंटरनेट डिवाइसेस पर किसी किस्म का कोई पासवर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते। हैरत की बात है ना? और जो बाकी लोग पासवर्ड्स लगाते भी हैं, उनमें से 1/3 हिस्सा अपने पासवर्ड्स पेपर की चिट्स पर लिखकर अपने कंप्यूटर के साथ चिपका देता है। मतलब ये तो महंगे तरीन सिक्योरिटी सिस्टम का लॉक लगा के चाबी पायदान के नीचे रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल, डोरमैट के नीचे चाबी रखने वाली बात है ये। खैर, अब आज 7 मई 2026 है, जुमेरात का दिन है, और आज दुनिया भर में वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जा रहा है। इस तहकीकी जायजे का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि पासवर्ड क्या होता है, क्योंकि जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो टेक की दुनिया से बाखूबी वाकिफ हैं। सही बात है। असल मकसद उन अरबों पासवर्ड्स के लीक होने की मैकेनिक्स को समझना है और इस नई डिजिटल सफाई के असूलों को अनपैक करना है। और इस दिन की अहमियत को समझने के लिए थोड़ा सा तारीख में जाना ज़रूरी है। यानी दुनिया अचानक से एक दिन उठकर पासवर्ड्स के मसले पर परेशान नहीं हो गई थी। हाँ, डेफिनेटली इसकी कोई हिस्ट्री तो होगी। बिल्कुल। इस दिन का बेसिक आइडिया 2005 में एक सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, मार्क बर्नेट, उन्होंने अपनी किताब में दिया था। उनका मकसद लोगों को एक दिन ऐसी डिजिटल सफाई के लिए मुकर्रर करने की तरगीब देना था। अच्छा, 2005 में? मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है। हम्म। हाँ, और फिर 2013 में इंटेल ने आकर इसे एक बाकायदा ग्लोबल मूवमेंट की शक्ल दे दी। अब 2026 तक आते आते इसकी अहमियत इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि सिर्फ पिछले चंद सालों में डेटा ब्रीचेस का स्केल इतना वसी हो चुका है कि अब ये एक टेक्निकल मसले से ज्यादा इंसानी बहरान बन चुका है ना। एग्जैक्टली। ये दिन असल में एक सालाना चेकअप की तरह है जहां हम एनालाइज करते हैं कि सिक्योरिटी के पुराने असूल कहां फेल हो रहे हैं। तो चलिए उन पुराने असूलों के फेल होने से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब कहा जाता था कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर डाल दो, आखिर में कोई नंबर लगा दो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल कर लो। हाँ, लोग पासवर्ड लिखते थे, ए को एट से बदल देते थे और आखिर में एक लगा देते थे, जैसे PAT SWRD1। लोगों का ख्याल था कि ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स किसी काम की क्यों नहीं रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हैकर्स अब मैनुअल तरीके या पुराने ब्रूट फोर्स टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब गेम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स शामिल हो चुके हैं। मतलब अब AI पासवर्ड्स तोड़ रहा है? जी, लोग ये समझते हैं कि हैकर उनका पासवर्ड गैस कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि AI एल्गोरिदम्स इंसानी नफ्सियात और उनके पैटर्न्स को बखूबी समझते हैं। पिछले 10 सालों में जो अरबों पासवर्ड्स लीक हुए ना, AI ने उनका गहरा मुताला किया है। अच्छा, तो AI ने इंसानी आदतों को सीख लिया है? बिल्कुल। AI को मालूम है कि जब एक इंसान को स्पेशल कैरेक्टर डालने का कहा जाता है तो 90% लोग कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाकर 1 दबाते हैं। ओह वेट, सच्ची? यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं? हाँ, और वो भी पासवर्ड के बिल्कुल आखिर में। AI को ये भी मालूम है कि लोग अपनी पैदाइश का साल एंड में रखते हैं और पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल करते हैं। ये तो बहुत डरावना है। मतलब हम सब एक ही तरह से सोचते हैं। एग्जैक्टली। तो जो इंसान अपने दिमाग में एक अजीबो-गरीब कॉम्बिनेशन बना रहा होता है ना, वो असल में एक प्रिडिक्टेबल इंसानी पैटर्न ही फॉलो कर रहा होता है, और AI इस पैटर्न को मिलीसेकंड्स में पहचान कर पासवर्ड तोड़ देता है। मैं यहाँ पर रोक कर एक चीज़ वाकई समझना चाहूँगी। अगर AI इंसानी दिमाग के इन छोटे छोटे पैटर्न्स को इतनी आसानी से बाईपास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत बुनियाद पर खड़ा था। ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल गलत बुनियाद थी। क्योंकि हमेशा यही सिखाया गया कि पासवर्ड जितना उलझा हुआ होगा उतना महफूज होगा। अगर उलझा हुआ पासवर्ड मिलीसेकंड्स में टूट रहा है तो इंडस्ट्री अब किस नए उसूल की तरफ जा रही है?
देखिए, इंडस्ट्री ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इंसानी पेचीदगी एआई के सामने बेकार है। इसलिए 2026 में नया और सबसे अहम उसूल है लेंथ बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। लंबाई पेचीदगी से बेहतर है। जी, यानी पेचीदगी के बजाय लंबाई पर तवज्जो दी जा रही है। अब पासवर्ड्स की जगह पास फ्रेजेस ने ले लिए हैं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अब डिमांड करते हैं कि कम से कम 16 कैरेक्टर्स का उसूल लाजमी अपनाया जाए। 16 कैरेक्टर्स, ये तो काफी लंबा हो गया। हाँ, और इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स डालने की ऐसी सख्ती नहीं है, बस अल्फाज का लंबा होना जरूरी है। लेकिन ये लंबाई असल में काम कैसे करती है? मेरा मतलब है एक छोटा लेकिन कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जिसमें 10 किस्म के सिंबल्स हों, वो एक लंबे और आम से अल्फाज वाले पासफ्रेज से ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मुझे यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक में मसला लग रहा है। इसे कॉम्बिनेटिक्स के असूल से समझना आसान है। जब एक पासवर्ड में सिर्फ एक और कैरेक्टर का इजाफा होता है, तो हैकर के कंप्यूटर को उसे तोड़ने के लिए जितने कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, वो तादाद एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ जाती है। अच्छा, यानी मैथ्स उसके खिलाफ काम करने लगता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक 8 कैरेक्टर का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एआई के लिए शायद कुछ मिनट्स का खेल हो, लेकिन अगर एक लंबा पासफ्रेज बनाया जाए जैसे कॉफी माउंटेन बाइसिकल्स पीस 26। सही, जिसमें कोई खास कॉम्प्लेक्स सिंबल्स नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई 29 कैरेक्टर्स हैं। इस लंबाई की वजह से पासवर्ड इतना बड़ा हो जाता है कि दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स और एआई मॉडल्स को इस एक कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए सदियां लग सकती हैं। सदियां? सिर्फ कुछ अल्फाज जोड़ने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि हर नया लफ्ज उनके एल्गोरिदम में करोड़ों नए रास्ते खोल देता है। असल फायदा लंबाई का है, उन छोटे और अजीब सिंबल्स का नहीं। ये लॉजिक ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स ने मैथ तो बड़ा कर दिया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मसला भी तो है। वो क्या? अब एक आम सॉरिफ जिसके पास 50 अलग-अलग अकाउंट्स हैं, बैंकिंग है, ईमेल है, सोशल मीडिया, शॉपिंग, वो हर अकाउंट के लिए 20 या 25 कैरेक्टर्स के अलग-अलग पास फ्रेजेस कैसे याद रखेगा? ये वाकई एक मसला है। यानी इंसानी दिमाग किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह तो वायरिंग नहीं रखता ना। ये उम्मीद करना कि कोई कॉफ़ी डैश माउंटेन डैश बाईसाइकिल 2026 और इस जैसे 20 और लंबे सेंटेंसेस याद रखेगा, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात लगती है। ये उम्मीद रखना वाकई बेतुकी बात है, और इसीलिए इंसानी दिमाग को इस इक्वेशन से निकालना ज़रूरी हो गया है। यहाँ पासवर्ड मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जैसे बिटवार्डन, वन पासवर्ड या डैशलेन वगैरह। हाँ, पासवर्ड मैनेजर्स का नाम तो काफ़ी सुनने में आता है आजकल। इनका मकसद ही यही है कि इंसानी दिमाग सिर्फ एक सिंगल मास्टर पासवर्ड याद रखे। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिए पासवर्ड मैनेजर खुद ही 20 या 30 कैरेक्टर्स के इंतहाई बेतरतीब और लंबे पासवर्ड्स जनरेट करता है। और उन्हें खुद ही ऑटोफिल भी करता है ना? एग्जैक्टली, खुद ही ऑटोफिल करता है। इंसान को ये जानने की जरूरत ही नहीं होती कि उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड एक्चुअली है क्या कर रहे। अगर सारे अकाउंट्स के पासवर्ड्स एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि किसी ने अपने घर, गाड़ी, बैंक और लॉकर की सारी चाबियां एक ही डब्बे में रख दी हैं। ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली बात। हाँ, अगर किसी तरह उस पासवर्ड मैनेजर का डेटा ब्रीच हो गया, तो उसका हर अकाउंट एक ही सेकंड में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, और इस पर वाकई बात होनी चाहिए। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जीरो नॉलेज आर्किटेक्चर है। जो अच्छे पासवर्ड मैनेजर्स हैं, वो आपका डेटा अपने सर्वर्स पर रॉ फॉर्म में नहीं रखते। अच्छा, तो वो डेटा महफूज कैसे होता है? वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उस एक मास्टर पासवर्ड से खुलता है जो यूजर के दिमाग में होता है। मैनेजर की कंपनी के पास भी उसकी चाबी नहीं होती। अगर कंपनी का सर्वर हैक हो भी जाए, तो हैकर्स को सिर्फ इनक्रिप्टेड कचरा यानी जिब्रिश मिलता है। ओह, ओके, यानी डेटाबेस उनके पास है, पर उसे पढ़ने की चाबी उनके पास नहीं है। बिल्कुल सही समझिए आप। दूसरी तरफ पासवर्ड मैनेजर्स ना होने का नुकसान इस वन बास्केट वाले रिस्क से हजारों गुना ज्यादा है। अगर लोग मैनेजर इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लाजमी तौर पर पासवर्ड्स रिपीट करते हैं, जिसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है इंडस्ट्री में। इसकी मैकेनिक्स क्या हैं, थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, क्रेडेंशियल स्टफिंग आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। होता यह है कि किसी ने अपने ईमेल और किसी नए लोकल रेस्टोरेंट की ऐप के लिए एक ही पासवर्ड रखा। आमतौर पर लोग ऐसा ही करते हैं।
अब वो रेस्टोरेंट की ऐप सिक्योरिटी में कमजोर थी और हैक हो गए। हैकर्स उस आर्म से रेस्टोरेंट का डेटा उठाते हैं और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के जरिए उन्हीं ईमेल्स और पासवर्ड्स को दुनिया के तमाम बड़े बैंक्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स और ईमेल प्रोवाइडर्स पर ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड। और क्योंकि लोग पासवर्ड हर जगह सेम रखते हैं तो किसी और प्लेटफॉर्म पर उनका अकाउंट खुल जाता होगा। एग्जैक्टली इंसानी आदत है कि वो पासवर्ड हर जगह सेम रखता है। इसलिए एक छोटी सी दुकान की वेबसाइट हैक होने से किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। पासवर्ड मैनेजर इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ देता है। क्योंकि मैनेजर हर वेबसाइट पर एक टोटली मुख्तलिफ और लंबा पास फ्रेज लगा देता है। बिल्कुल, यही असल ट्रिक है। ठीक है, मैनेजर ने एक मसला तो हल कर दिया, लेकिन फिर उन हिदायत का क्या जो आजकल हर वक्त मिलती हैं कि हर 30 दिन बाद पासवर्ड बदलो। हाँ, वो एक पुरानी प्रैक्टिस है। खास तौर पर कॉर्पोरेट अकाउंट्स या बैंक एप्लीकेशंस बार बार वार्निंग देना शुरू कर देती हैं कि पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। अगर पासवर्ड मैनेजर इतना ही महफूज है तो हर महीने बदलने की लॉजिक क्या बनती है? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखें, 30 दिन की रोटेशन असल में उन सिनेरियोज के लिए होती है जहां कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है या जहां ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जिन तक कई लोगों की रसाई हो, जैसे पब्लिक कंप्यूटर्स वगैरह। हाँ, मिसाल के तौर पर किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में जहां लोग पब्लिक वाईफाई या शेयर्ड नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं, वहां अगर किसी सेशन टोकन या पासवर्ड का छोटा सा हिस्सा भी इंटरसेप्ट हो जाए तो 30 दिन की लिमिट उसकी लाइफ साइकिल को काट देती है। सही समझ आई बात। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि सिर्फ पासवर्ड्स बदलना अब काफ़ी नहीं रहा। MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल अब लाजमी हो चुका है। MFA यानी वो कोड जो पासवर्ड डालने के बाद एंटर करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी लोग ज़्यादातर SMS OTP को ही पसंद करते हैं क्योंकि वो आसान है। फ़ोन पर मैसेज आया, कोड देखा और डाल दिया। और यही सबसे बड़ी गलती है। 2026 में सिक्योरिटी माहिरीन SMS OTP को सिक्योर नहीं मानते। सच्ची? SMS कोड्स अब सिक्योर नहीं है? बिल्कुल नहीं। SMS को सिम स्वैपिंग के जरिए आसानी से हाईजैक किया जा सकता है। हैकर्स टेलीकॉम कंपनी को धोखा देकर किसी दूसरे फर्द का नंबर अपने पास एक्टिवेट करवा लेते हैं और सारे SMS उनके पास आने लगते हैं। ओह वाओ, ये तो वाकई खतरनाक है। तो फिर बेहतर हल क्या है? इसकी बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी या फिर फिजिकल हार्डवेयर कीज का इस्तेमाल अब स्टैंडर्ड बन चुका है। ये कोड्स इंटरनेट या सेलुलर नेटवर्क पर ट्रैवल नहीं करते बल्कि डायरेक्टली उस डिवाइस के अंदर जनरेट होते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक पॉइंट जो हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत प्रोमिनेंटली सामने आया और जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, वो इन डिवाइसेस की फिजिकल लोकेशन है। जी, डिवाइस सेपरेशन की बात कर रही हैं आप। हाँ, लोग अक्सर ये करते हैं कि जिस स्मार्टफोन पर वो अपना ईमेल लॉगिन कर रहे हैं, उसी सेम स्मार्टफोन के अंदर उनकी ऑथेंटिकेटर ऐप भी चल रही होती है। ये काफी आम मसला है। अगर किसी सारिफ का फोन अनलॉक्ड हालत में चोरी हो जाए तो चोर के पास ईमेल भी है, पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन भी उसी डिवाइस पर है और नया पासवर्ड बनाने के बाद जो OTP आएगा वो ऐप भी उसी फोन में खुली हुई है। ये तो पूरा का पूरा मास्टर की किसी के हाथ में देने वाली बात हो गई। ये डिजिटल सेफ्टी का सबसे नाजुक पहलू है, डिवाइस सेपरेशन। असूल ये कहता है कि प्राइमरी ऑथेंटिकेशन फैक्टर जहां पासवर्ड डाला जा रहा है और सेकेंडरी फैक्टर जहां MFA कोड आ रहा है, दोनों फिजिकल तौर पर अलग होने चाहिए। यानी मेरा फोन और मेरा लैपटॉप अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए। कम से कम हसास अकाउंट्स के लिए तो ये लाजमी है। अगर किसी का फोन और उसकी ऑथेंटिकेटर ऐप एक ही स्क्रीन पर हैं तो MFA का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ, पासवर्ड्स को पर्चियों पर लिखकर मॉनिटर के नीचे छुपाना, हाँ, वो पेपर चिट्स वाली आदत। ये प्रैक्टिस अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लोग समझते हैं कि फिजिकल चिट्स डिजिटल दुनिया में हैक नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी अंदर का आदमी या ऑफिस का विजिटर आसानी से उन मालूमात को देख सकता है। सही बात है। इन सारी बातों को सुनकर एक आम फर्द के जहन में यही ख्याल आता है कि ये सिस्टम कितना थका देने वाला है। थका देने वाला तो है। मतलब लंबे पास फ्रेजेस बनाओ, मैनेजर्स इंस्टॉल करो, उन्हें चलाना सीखो, MFA ऐप्स अलग से सेटअप करो, डिवाइसेस को अलग रखो। एक आम सारिफ जो सिर्फ इंटरनेट पर शॉपिंग करना चाहता है या अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहता है, उसके लिए ये सिक्योरिटी एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है।
बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस थकावट का कोई इलाज नहीं है? क्या आने वाले दौर में लेट्स से 2026 और उसके आगे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दे? क्योंकि पासवर्ड लेस फ्यूचर की बात बहुत हो रही है आजकल। जी बिल्कुल। उफुक पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री ने इस थकावट का इलाज ढूंढ लिया है, और वो इलाज पास कीज हैं। पास कीज, इनके बारे में थोड़ा बताएं। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने इस पर इतना काम किया है कि अब दुनिया भर में 15 बिलियन से ज्यादा अकाउंट्स पासकीज को सपोर्ट करने लगे हैं। ये टेक्नोलॉजी पासवर्ड्स को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। पास कीज सुनने में तो ठीक है, लेकिन ये टेक्निकली काम कैसे करती हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि पासवर्ड नहीं है, तो फिर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि मैं वाकई मैं हूं? इनकी मैकेनिक्स क्या हैं? इसको समझने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यानी पब्लिक और प्राइवेट की सिस्टम को देखना होगा। अच्छा, वो 2 चाबियों वाला सिस्टम। हाँ, जब किसी वेबसाइट पर पास की बनाई जाती है तो असल में 2 चाबियां बनती हैं। एक पब्लिक की होती है जो वेबसाइट के पास चली जाती है, और एक प्राइवेट की होती है जो स्ट्रिक्टली डिवाइस के अंदर यानी फोन या लैपटॉप के सिक्योर एन्क्लेव में हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। और ये प्राइवेट की इंटरनेट पर नहीं जाती? नहीं, ये प्राइवेट की कभी भी इंटरनेट पर ट्रैवल नहीं करती। तो जब लॉगिन करना होता है तब क्या होता है? कोई तो डेटा ट्रांसफर होता होगा वेरिफिकेशन के लिए। नहीं, कोई सीक्रेट ट्रांसफर नहीं होता। जब लॉगिन की रिक्वेस्ट जाती है तो वेबसाइट एक रैंडम मैथमेटिकल पजल भेजती है। अच्छा, एक पजल आता है डिवाइस के पास। जी, और फोन के अंदर मौजूद प्राइवेट की उस पजल को सॉल्व करती है और सिर्फ आंसर वापस भेजती है। वेबसाइट देखती है कि आंसर ठीक है तो उसे पब्लिक की के जरिए तस्दीक कर लेती है कि हाँ, ये जवाब उसी फर्द की डिवाइस ने दिया है। और यूजर को क्या करना होता है सब में? शरीफ को बस अपने फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लगाना होता है या फेस स्कैन करना होता है ताकि फ़ोन को पता चले कि असली मालिक ही रिक्वेस्ट कर रहा है। बाकी सब बैकग्राउंड में होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा फिर फिशिंग के खिलाफ होगा, क्योंकि फिशिंग में तो हैकर लालचाकर पासवर्ड मांगता है। जब मेरे पास देने के लिए कोई टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड है ही नहीं, तो मैं हैकर को फॉर्म में टाइप करके दूंगा क्या? ये तो सोशल इंजीनियरिंग को बेस से ही काट रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट। फिशिंग मैथमेटिकली नामुमकिन हो जाती है इस केस में। वेट, वाकई नामुमकिन? हाँ हाँ, अगर हैकर ने किसी बैंक की डुप्लीकेट फेक वेबसाइट बना भी ली और ईमेल भेजकर वहां बुला भी लिया, तो पास की वहां काम ही नहीं करेगी, क्योंकि पास की सिर्फ ओरिजिनल वेबसाइट के यूआरएल के साथ मैथमेटिकली बाइंड होती है। फेक वेबसाइट उस प्राइवेट की को ट्रिगर ही नहीं कर सकती। ये कॉन्सेप्ट तो सच में रेवोल्यूशन लगता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे हैरान करती है, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी आगे निकल जाए, सिस्टम कितना ही मैथमेटिकली सिक्योर क्यों ना हो जाए, इंसानी फितरत हमेशा कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेती है तबाही का। ये तो एक कड़वा सच है। जैसे हम देखते हैं कि लोग आज भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में व्हाट्सएप पर या अनप्रोटेक्टेड एक्सेल शीट्स में अपने पासवर्ड्स और एक्सेस कोड्स दूसरे कॉलीग्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। एक तरफ पास कीज हैं, दूसरी तरफ लोग टेक्स्ट मैसेज पर कंपनी के सर्वर का लॉगिन भेज रहे हैं। ये तजाद क्यों है आखिर? ये तजाद आसानी और भरोसे की वजह से है। लोग अपने कलीग्स पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी को अर्जेंट फाइल एक्सेस करनी है तो पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बजाय जल्दी से पासवर्ड मैसेज कर दिया जाए। सही बात है, इंसानी नेचर आसानी ढूंढती है। लेकिन साइबर मुजरिम इसी भरोसे को वेपनाइज करते हैं। आजकल जितने बड़े रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, जिनमें किसी इदारे का सारा डेटा इनक्रिप्ट करके उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भट्टा मांगा जाता है, उनमें से ज्यादातर अटैक्स किसी हाई टेक हैकिंग से शुरू नहीं होते। अच्छा, फिर कहाँ से शुरू होते हैं? वो ऐसी किसी व्हाट्सएप चैट से या किसी मुलाजिम की ऐसी छोटी सी गलती से शुरू होते हैं। इसलिए अब कारोबारी इदारों को सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि सख्त एक्सेस कंट्रोल्स और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कौन सा यूजर किस वक्त किस आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, और वो है इस सब की तालीम। जब हम इंसानी गलतियों और तरबियत की बात करते हैं तो हमारा जहन हमेशा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ या दफ्तर में काम करने वालों की तरफ जाता है।
बिल्कुल, हम प्रोफेशनल्स को फोकस करते हैं। लेकिन क्या हम सबसे अहम तबके को इग्नोर नहीं कर रहे हैं? आजकल हालात ये है कि 6 या 7 साल के बच्चे इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस पर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। उनके पास स्कूल के पोर्टल्स के लॉगिन्स हैं, गेम अकाउंट्स हैं, जहां उनकी रियल प्रोग्रेस सेव है। अगर हम उन्हें अभी से इस डिजिटल इकोसिस्टम में अनगाइडेड छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये वाकई में एक क्रिटिकल मुद्दा है। डिजिटल सफाई या हाइजीन की तालीम का शऊर अब 25 साल की उम्र में जाके दफ्तर में नहीं सिखाया जा सकता। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ये तालीम बचपन से घर और स्कूल दोनों सतहों पर शुरू होनी चाहिए। आज के बच्चे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, वो उनके साथ सारी जिंदगी चलने वाला है। बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि कौन सी मालूमात ऑनलाइन फॉर्म में नहीं डालनी, पासवर्ड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों में भी क्यों नुकसान दे सकता है, और किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उनकी एक गलती उनकी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर सकती है ना? एग्जैक्टली। अगर बेसिक साइबर शाउर फाउंडेशन लेवल पर ना दिया गया, तो हम एक ऐसी पूरी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो साइबर अटैक्स के सामने टोटली बेबस होगी। ये सच में बहुत डीपली सोचने वाली बात है। खैर, चलिए इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ताकि जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके पास आगे बढ़ने के लिए क्लियर कदम हो। वर्ल्ड पासवर्ड डे के इस हवाले से हम इसको 3 स्पेसिफिक टेकअवेज में समेट सकते हैं। ज़रूर बताएं। पहला कदम ये है कि अगर उन प्लेटफॉर्म्स पर जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं पास कीज़ का ऑप्शन आ चुका है, तो उसे फ़ौरन इनेबल कर लेना चाहिए, ताकि पासवर्ड्स के थकावट भरे दौर से बाहर निकला जा सके। दूसरा कदम, अगर पास कीज़ नहीं हैं तो अपने डिजिटल सफ़र में एक रिलायबल पासवर्ड मैनेजर शामिल करें और तमाम डिवाइसेस पर हर अकाउंट के लिए एक बेतरतीब और यूनिक पास फ्रेज जनरेट करें। बिल्कुल, और तीसरा कदम भी उतना ही अहम है। हाँ, और तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल कदम यह है कि इंटरनेट पर हैव आई बीन पॉन्ड जैसी आम दस्तयाब सर्विस पर जाकर अपना ईमेल एड्रेस चेक करें, ताकि मालूम हो सके कि पिछले सालों में किसी डेटा लीक में वो ईमेल और उसका पुराना पासवर्ड चोरी तो नहीं हुआ। और अगर मैं अपनी तरफ से सारी बात को एक जुमले में कंक्लूड करूं, तो वो यही होगा कि अपने डिजिटल क्रेडेंशियल्स को बिल्कुल अपने घर की फिजिकल चाबी का दर्जा दें। जिस तरह हम अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ सकते और अपनी चाबी आसानी से किसी अनजान फर्द के हाथ में नहीं पकड़ा सकते, बिल्कुल उसी तरह डिजिटल हिफाजत को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ठीक मिसाल है, लेकिन यहाँ इस तहकीकी जायजे को मुकम्मल करने से पहले मेरे जहन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है, जिसके असलात काफ़ी परेशान करने वाले हैं। अच्छा, वो क्या? आज हमने बात की कि पासवर्ड्स की जगह पास कीज़ और बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं। हम फेस स्कैन कर रहे हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं ताकि आसानी से लॉगिन कर सकें। ये टेक्नोलॉजी महफूज ज़रूर लगती है, लेकिन इसका दूसरा रुख देखिए। जी, बायोमेट्रिक्स का दूसरा रुख। जब पुराने दौर में एक पासवर्ड हैक होता था या डेटाबेस से लीक हो जाता था, तो हमें परेशानी होती थी। हम अपना अकाउंट खोलते थे और उसे बदलकर एक नया पासवर्ड रख लेते थे। खतरा वहीं पर टल जाता था। लेकिन मुस्तकबिल की इस नई बायोमेट्रिक दुनिया में अगर किसी बहुत बड़े कंपनी के सर्वर से किसी एडवांस्ड डेटा ब्रीच में सारिफिन का इंसानी बायोमेट्रिक डेटा ही चोरी हो गया, तो उसका नतीजा क्या होगा? बहुत ही गहरा सवाल है ये। अगर किसी हैकर के पास किसी के चेहरे का एग्जैक्ट 3D मैप या उनकी उंगलियों के निशान पूरी डिजिटल डिटेल्स के साथ पहुंच गए, तो वो इंसान नया पासवर्ड तो बना सकता था, लेकिन वो अपनी उंगली की लकीरें या अपना चेहरा कैसे बदलेगा? एक ऐसी चाबी जो आपके जिस्म का हिस्सा है, अगर वो डिजिटल दुनिया में चोरी हो जाए, तो उसे रीसेट करने का कोई बटन नहीं है। क्या हम आसानी की तलाश में एक ऐसे खतरे की बुनियाद तो नहीं रख रहे जिसकी वापसी नामुमकिन हो? इस सवाल पर गौर कीजिएगा। आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही।